ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें आगे तो हम लोग 5वें लॉ पे आ सकते हैं, 5th लॉ। और 5वें लॉ पे जो हम लोग आ सकते हैं तो इसको हम लोग समझ सकते हैं आसानी से, 5th लॉ। और वो 5th लॉ क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। इस लॉ को भी हम लोग पहले अगर समझ लेते हैं फिर लैंग्वेज डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे ये लॉ क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक गैस है और एक कोई दूसरा गैस है। सपोज यहाँ पे कोई ए गैस है और यहाँ पे कोई बी गैस है, ठीक है। ये गैस जिस टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है वो T है, और ये भी जो गैस है वो T टेम्परेचर पे ही मेंटेन्ड है, यानी कि दोनों गैस सेम टेम्परेचर पे है, T टेम्परेचर मान ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो गैस का जो प्रेशर है वो P है, इस गैस का भी प्रेशर P है मान लेते हैं। दो अलग अलग गैसेस हैं A और B, और दोनों गैस जो है उसको सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे हम लोग ने मेंटेन किया हुआ है, यानी सेम टेम्परेचर प्रेशर पे वो दोनों गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब अगर इस गैस का जो भी वॉल्यूम है और इस गैस का जो वॉल्यूम है अगर वो बराबर हो, सपोज करते हैं कि x लीटर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, x लीटर, दोनों में मैंने x लीटर लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, दोनों गैस का वॉल्यूम इक्वल है। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल होता है, यानी कि दो डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम सेम है और दोनों सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर मौजूद है, तो इस गैस के अंदर जितने भी ए गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए, यानी इसके अंदर जो इस गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो संख्या होगा वो इस गैस में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उसके संख्या के बराबर होगा, है ना। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी, यानी ए गैस के अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा और बी गैस के अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा वो दोनों का संख्या बराबर होगा, ठीक है। कंडीशन क्या है? ये तीन कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, है ना। तो एवोगैड्रोस लॉ जो है वो क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर दो डिफरेंट गैसेस सेम टेम्परेचर प्रेशर पे मेंटेन्ड हैं और उनका वॉल्यूम भी सेम है, तो उस केस में उनका अंदर जो मॉलिक्यूल्स का संख्या होगा वो भी बराबर होगा। यही लॉ है, इसी लॉ को हम लोग एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब लैंग्वेज समझ सकते हैं इसका। तो इक्वल वॉल्यूम्स यानी बराबर वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस having same temperature and pressure, having same temperature and pressure, have equal number of molecules in them। ये उसका स्टेटमेंट हो गया। क्या मतलब हुआ? देखिए, इक्वल वॉल्यूम्स, अगर अलग अलग गैसेस, डिफरेंट गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है और उनका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम है, तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होगा, यानी उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का संख्या होगा वो भी बराबर होगा, ठीक है। यही लॉ है एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। और इस लॉ से हम लोग ये देख सकते हैं कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
यानी कि वॉल्यूम किसी गैस का, हम ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं Kn। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी हुआ यहाँ पे, सपोज कि A गैस और A गैस है, यहाँ A है और यहाँ पे B गैस है। ठीक है, और दोनों सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे मेंटेन्ड है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका 2 लीटर है, इसका भी 2 लीटर है, तो कुछ भी तो मॉलिक्यूल्स का संख्या होगा इसमें भी और इसमें भी, तो वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स है गैस का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स होगा? यहाँ पे भी 100 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इस केस में जैसे A और B गैस है और दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर पे मेंटेन्ड है। अब मान लेते हैं कि इसमें वॉल्यूम जो है यहाँ पे 2 लीटर दोनों का था। सपोज करते हैं कि यहाँ पे 5 लीटर है इसमें और इसका भी 5 लीटर है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम है, दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर पे मेंटेन्ड है, तो जितना मॉलिक्यूल्स का संख्या यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होगा, दोनों बराबर तो होगा लॉ के हिसाब से। अब इस केस में जब 2 लीटर था दोनों का तो 100 मॉलिक्यूल्स था दोनों में, बराबर है। लेकिन अब यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा, कुछ ज़्यादा होगा। मान लेते हैं 300 मॉलिक्यूल्स या 400 मॉलिक्यूल्स। सपोज करते हैं कि इसमें 400 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, 400 मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें भी जो है वो 400 मॉलिक्यूल्स ही होगा, है ना। दोनों बराबर है, मगर यहाँ के मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम भी तो ज़्यादा है। यहाँ 2 लीटर था दोनों में और यहाँ पे 5 लीटर्स है दोनों में, तो बराबर मॉलिक्यूल्स का संख्या होगा, मगर इसमें दोनों में 100 था तो यहाँ पे दोनों में 400 है। यानी कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ज़्यादा होता है, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ता है। या बोलें अगर कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किसी गैस का ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती बोला जाता है हिंदी में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, इसी को हम लोग एवोगैड्रोज लॉ कहते हैं, है ना। यानी अलग अलग गैसेस का वॉल्यूम अगर सेम है और सेम टेम्परेचर प्रेशर पे मेंटेन्ड है तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का संख्या होगा वो भी बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देख रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने 5 डिफरेंट लॉज देखा। पहला था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा गैलिसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स और पांचवा हम लोगों ने देखा एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, इस तरह से 5 लॉज हम लोगों ने देखा और हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो टॉपिक था वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग एक दूसरे टॉपिक पे आ सकते हैं, वो है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो आज जो हम लोग एटम्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं उसका जो बेस था वो डाल्टन्स ने दिया था, और जो भी उसमें एक डाल्टन ने जो एटम्स से रिलेटेड जो पॉइंट्स कहा था उसको हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक थ्योरी बेसिकली जो है एटम से रिलेटेड था, और जिस वक्त ये थ्योरी आया था उस वक्त हम लोग एटम्स वगैरह के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे। तो इसलिए ये एटम्स से रिलेटेड जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उसको एक बेस माना जाता है ना। एटम से रिलेटेड जो डिस्कशन होता है उसमें इस थ्योरी को बेस माना जाता है। हालांकि कुछ पॉइंट्स इसके गलत भी बाद में साबित हुए, मगर किसी भी तरह से इसने एक बेस का काम किया, एक नींव का काम किया एटम्स को जानने के लिए। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो मेन पॉइंट्स था या इस थ्योरी में जो कहा गया उसी को हम लोग मेन पॉइंट्स में पढ़ ले रहे हैं। तो जो मेन पॉइंट्स था इस थ्योरी का, मेन पॉइंट्स
या मेन पॉइंट्स को हम लोग पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं। तो पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थियोरी और क्या क्या है मेन पॉइंट्स। तो एक जो पॉइंट है पहला, उस पॉइंट में क्या कहा गया, all matters consists of indivisible atoms। जितने भी मैटर्स होते हैं वो इनडिविजिबल एटम से बने होते हैं, या उसमें इनडिविजिबल एटम्स होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। क्या इस पॉइंट का मतलब हुआ? इस पॉइंट का क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पदार्थ हैं, मैटर हम लोग पढ़ भी चुके हैं पिछले क्लासेस में, मैटर का क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं, प्योर, इम्प्योर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब पढ़ चुके हैं। तो जितने भी मैटर्स होते हैं उन सब में इनडिविजिबल एटम्स होता है। एटम्स हम लोग जानते हैं बहुत एक सूक्ष्म चीज़ जिससे कोई पदार्थ बना हुआ होता है, उसको हम लोग एटम्स कहते हैं, और आप लोगों ने 9th वगैरह में 10th में भी पढ़ा है। इनडिविजिबल का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ डिवाइड ना हो सके। इनडिविजिबल मतलब दैट विच कैनॉट बी डिवाइडेड, जिसको हम, और डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उसको और तोड़ नहीं सकते हैं, ये मतलब हुआ। डिवाइड का मतलब यहाँ पे मैथ्स वाला, हालांकि वहाँ पे मैथ्स के डिवीजन में भी यही मतलब होता है, जिसको तोड़ा जा सके, और है ना, छोटे में डिवाइड कर सके, बांट सके। तो इस थ्योरी में जो पहला पॉइंट कहा गया वो ये कहा गया कि जितने भी मैटर्स होते हैं उन सब में अविभाज्य एटम्स मौजूद हैं, जिसको हम लोग और फर्दर छोटे यूनिट में तोड़ नहीं सकते हैं, वैसे एटम्स मौजूद होते हैं। या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं, ये कहा गया कि एटम्स जो है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसका मतलब यही हुआ, इनडिविजिबल एटम्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है। इसमें क्या कहा गया, जितने भी मैटर्स या पदार्थ होते हैं वो सारे एटम्स से बने होते हैं, और उन एटम्स को हम और छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, all the atoms in a particular elements are same, that is, they have same properties। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, कि जितने भी एटम्स होते हैं किसी निश्चित तत्व में, इन अ पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब कोई भी दिया हुआ एलिमेंट है, और एलिमेंट एटम से बना होता है, तो कोई भी दिया हुआ जो एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे बिल्कुल सेम होंगे, यानी कि उनका जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो बिल्कुल सेम होगा। प्रॉपर्टीज़ मतलब विशेषता, तो जो विशेषता होगा वो बिल्कुल सेम होगा, या वो सेम एटम से बने होंगे। अब यहाँ पे सेम कहने का क्या मतलब हुआ, सेम प्रॉपर्टीज़ जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब हुआ, या सेम कहने का क्या मतलब हुआ, किस मायने में सेम, तो हर मायने में सेम, मतलब कि जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एक ही आकार के होंगे, यानी सबका आकार एक होगा, साइज सबका एक होगा। जितने भी एटम्स होंगे उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा या प्रोटॉन्स होगा वो सभी बराबर होगा। ठीक है ना, तो सेम कहने का ये मतलब हुआ, सेम एटम कहने का यही मतलब हुआ कि जितने भी एटम्स मौजूद होंगे उन सब का आकार, उनका साइज़, उनका शेप, उनमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, हर मायने में वो सेम एटम्स ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई एल्युमिनियम
एलिमेंट है, मान लेते हैं एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है, आप लोग जानते भी हैं, पहले पढ़े भी हैं। तो कोई एक एलिमेंट है ये, ठीक है, मैटर है। अब इसके अंदर सपोज करते हैं कि लाखों एटम्स हैं, लाखों, ये सब जो मैं डॉट दिखा रहा हूँ मान लिया जाए कि ये एटम्स है, ठीक है, ये क्या है, एटम्स है, लाखों एटम्स हो गए, ठीक। तो ये सब जो भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स आपको दिख रहे हैं, लाखों एटम्स अगर हैं तो वो सारे एटम्स बिल्कुल सेम होंगे, यानी सभी एटम्स का शेप, साइज, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का संख्या, सब कुछ बराबर होगा। ये मतलब हुआ इस पॉइंट का, बिल्कुल सही है। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, वो पॉइंट ये कहा जा रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट elements are different। ये थर्ड पॉइंट हम लोग कह सकते हैं। स्वाभाविक है, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट जितने भी एटम से बना है सब सेम है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट ले लिए। अब जैसे कि सपोज ये एल्युमिनियम एलिमेंट है और मान लेते हैं कि ये कार्बन एलिमेंट है। अब इसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सारे बिल्कुल सेम होंगे। अब इसमें कार्बन का एटम्स है मौजूद, सारे जितने भी एटम्स हैं वो सब कार्बन के ही एटम्स हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर 1 लाख एटम है तो वो सारे 1 लाख एटम का शेप, साइज, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सब सेम होगा, ठीक है। ये सारे सेम होंगे आपस में, ये आपस में सेम होंगे। लेकिन ये एटम और ये एटम का अगर तुलना करें तो ये डिफरेंट होगा। यानी कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका एटम्स भी तो डिफरेंट होगा। इसमें कुछ और इलेक्ट्रॉन्स का संख्या होगा, इसमें कुछ और होगा। इसमें जितने मौजूद हैं एटम्स वो सब बराबर होंगे, इसमें जितने एटम्स मौजूद हैं वो सब बराबर होंगे। लेकिन एक दूसरे से जब तुलना करेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ये इस पॉइंट का मतलब हुआ। जो फोर्थ पॉइंट हम लोग देख सकते हैं इसमें वो ये कि एटम्स जब आपस में कंबाइन करता है, इस थियरी के हिसाब से एटम्स जब आपस में कंबाइन करता है और फिक्स्ड रेशियो में जब कंबाइन करता है तो यौगिक बनता है ना। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है इस थियरी का वो ये कहता है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड्स बनता है कैसे, बाय कॉम्बिनेशन, मिलने से, है ना, बाय कॉम्बिनेशन यानी मिलने से। किसके मिलने से, तो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ इस पॉइंट के हिसाब से कि कोई भी यौगिक जो है वो एटम्स के मिलने से बनता है, लेकिन जो एटम्स हैं वो अलग अलग तत्व के हैं और जब वो एटम आपस में एक कोई निश्चित अनुपात में मिलता है तब कोई यौगिक बनता है। जैसे किसी क्लास में हम लोगों ने बात की भी है यहाँ पर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे मिलता है तो वाटर बनता है, ठीक है। तो वाटर जो है क्या है, एक कंपाउंड है। ये वाटर जो है वो क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, एक यौगिक है। अब इसके अंदर 2 तरह के एटम्स मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं और एक ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। अगर हम इसके वॉल्यूम के हिसाब से देखें, यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से ध्यान रखना है, तो हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम कंबाइन किया ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम से, तो ये जो है वो वॉल्यूम का रेशियो हो गया। और अगर हम लोग मास के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, है ना। तो 2/16 यानी कि 1/8, 1:8। तो ये जो रेशियो है वो बाई मास है, मास के हिसाब से। वॉल्यूम के हिसाब से 2:1 रेशियो और मास के हिसाब से 1:8 रेशियो। तो ये जो यौगिक है वो 2 अलग तत्वों के
एटम्स के आपस में मिलने से बना है। और कैसे मिलने से बना है? तो फिक्स्ड रेशियो में जब वो मिलेगा तभी बनेगा। यानी वाटर अगर बनना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो हमेशा 1:8 में ही जब वो मिलेगा तभी एक नया यौगिक बन रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट का यही मतलब हुआ कि अगर अलग अलग तत्वों के एटम्स आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो जा कर के एक कंपाउंड बनता है। इस थियोरी के हिसाब से ये जो है वो फोर्थ पॉइंट यही था। और जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें भी हम लोग बात कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि कभी भी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, यहाँ पे अभिक्रिया को इस थियोरी में कॉम्बिनेशन कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो रासायनिक जो अभिक्रिया होता है या केमिकल कॉम्बिनेशन जब होता है तो उसमें एटम्स जो हैं वो रीऑर्गेनाइज होते हैं, यानी एटम्स आपस में मिल करके बिल्कुल नया चीज़ बनाते हैं। और उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो कोई एटम बर्बाद होता है ना ही कोई एटम नया बनता है, ठीक है। बस आपस में खाली मिलना जुलना अलग तरह से हो जाता है। तो हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे ये बात कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है इस थियरी का वो ये है, केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशंस involve reorganization of atoms। ठीक है, एटम्स बस इधर उधर मिल जाते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। एंड ड्यूरिंग इस रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसी को कॉम्बिनेशन कह रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। एटम्स जैसे होते हैं आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। और उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान, एटम्स ना तो नए बनते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉयड होते हैं, ना ही वो बर्बाद होते हैं। तो कहने का मतलब डाल्टन्स का ये भी था कि एटम्स को ना हम बना सकते हैं ना उसको बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आज के डेट में गलत पॉइंट है। आज हम लोग एटम्स को तोड़ करके कोई दूसरा एटम बना सकते हैं, तो नया एटम्स का इजाद भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, और जो पुराने एटम्स हैं और जो एटम्स हैं उनको और फर्दर छोटे कणों में तोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। बट उस समय के हिसाब से जो डाल्टन ने जो थियोरी दिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो ये था, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने आज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को कवर कर लिया है। पांचों पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है, ठीक है। अगले क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू।